जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी में। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर तक कर चुके हैं। आज है 9वां अध्याय जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। आगे है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। आजकल बहुत सारे काम में लोहे का प्रयोग किया जाता है। लोहा का उपयोग हर जगह किया जा रहा है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। तो अध्याय 5 में हम लोग पढ़े थे कि लोहे के फाल का उपयोग खेती करने के लिए किया जा रहा था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 6 में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कौन था? वो था सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो सिंचाई के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे थे? हल बनाने के लिए लोहे का फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। जंगल को सफाई करने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाने लगा। और सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और तालाब बनाए जाने लगे। इधर कुछ औजार दिए गए हैं जो लोहे से बनाया जाता है। यह है हंसिया और कुल्हाड़ी है और संडसी। इस सब प्रकार के ये सब औजार है। कौन सी से बनाया गया है? लोहा से बनाया गया है। आगे है इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। पहले उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती थी, लेकिन अब क्या हो जाने लगा? उत्पादन की अनिश्चितता घटने लगी। क्यों घटने लगी? क्योंकि जुताई करने के लिए हल में फाल का उपयोग जो किया जाता था लोहा का होने लगा। सिंचाई के लिए नहरें, तालाब ये सब बनाए जाने लगे। आगे हैं गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। दक्षिणी और उत्तरी हिस्सा में 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार, भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है कि तमिल क्षेत्र में बड़े स्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्ला कहा जाता था। आगे है देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। आगे है यानी कि यह पद आनुवंशिक था। चूंकि उसी परिवार का लोग बना रहता था,
इसलिए कैसा था वो पद? अनुवांशिक था। ग्राम भोजक का पद, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। तो ग्राम भोजक का अन्य काम कौन सा था? कर का वसूलना। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ये सब काम कौन करते थे? ग्राम भोजक करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरे के जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते थे। आगे देखिए क्या है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिलों का नाम उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे है नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। ये सब कौन सी कहानी बताती है? तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक क्या? बौद्धों का एक ग्रंथ है। ये वे कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो एक निर्धन व्यक्ति रहता है और वो क्या होता है, अपने काम के बदौलत धनी कैसे बनता है, वो कहानी नीचे दिया गया है। कहानी इसी बॉक्स में है। आइए देखते हैं क्या कहानी है। एक निर्धन की चतुराई, चतुराई मतलब चालाकी। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। कहने का मतलब है एक गरीब युवक था, उसके पास कुछ था ही नहीं, बिल्कुल गरीब था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। बिल्ली के लिए उस मरे हुए चूहे को उसने बेच दिया। कितने में बेच दिया? एक सिक्के में। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। उस युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। वो व्यक्ति किससे कहा? माली से कहा कि यदि मुझे उसका लकड़ी और पत्ता मिल जाता है तो वो सफाई मैं ही कर दूंगा। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चे को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बच्चों से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। लकड़ी और पत्ते का जो ढेर जमा किया था वो युवक बच्चों की सहायता से उसको कौन खरीद लिया? कुम्हार खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। इतना तक तो पैसा कमा लिया, आगे कैसे कमाता है? अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा
तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस युवक ने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। बोला, हमको जब सहायता की ज़रूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। वही युवक, एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दिए। मतलब वो सब जो घास काटने वाला लोग था वो सब मिल करके उस युवक को कितना 500 घास का गट्ठर दिया। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद लिया। तो देखिए, उस युवक के पास कुछ नहीं था और सोच करके प्लान करते काम करते करते गए, इसके पास इतना पैसा हो गया। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। बताइए कौन कौन कर रहे थे काम। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि शहर में, गांव में, फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा। इस महिलाएं कहानी में बताएं व्यवसायों को अपना सकती थी। महिला इस व्यवसाय को अपना सकती थी। उत्तर के कारण बताओ। आगे है, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमने कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। नगरों के बारे में जो जानकारी हमको अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। घटना को क्या करते थे, मूर्ति पर वो उकेरते थे, उसको चिन्हित करते थे या लिखते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यहाँ पे नीचे सांची की मूर्ति कला, ये सब सांची का मूर्ति कला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। तो क्वेश्चन बनता है, सांची कहाँ पे स्थित है। सांची कहाँ पे है, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छत का वर्णन करो। आगे है, अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी था, जनपदों की राजधानी थी। जैसे कि तुमने पढ़ा, इसमें से कुछ शहर परकोटा से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्रों में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ऊपर के चित्र में क्या था, वलयकूप दिया गया था। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। इसमें कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता, अचरा कचरा जो था इसमें रखा जाता था। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में रहते थे और घर से निकलने वाले जो कचरा था उसी वलयकूप में डाला जाता था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों, सड़ गया होगा ये सब। भविष्य में पुरातत्व भी इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में भरूच ढूंढो। अब उनके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो।
उससे पहले एक बॉक्स में दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी यहाँ पे है। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। तो सभी लोग वहाँ पे जहाज नहीं ला सकते, जिसके पास जिसको प्रशिक्षित किया गया था वही वहाँ पे ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इस रास्ते से कहाँ से? बेरी गाजा की संकरी खाड़ी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, ये सब राजा के लिए लाया जाता था। गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाज से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो ऊपर में दिया गया सब चीज़ का नाम। 2 ऐसी चीज़ बताओ जिसका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। हड़प्पा युग में हम पीछे पढ़ चुके हैं, उससे तुलना करने के लिए कह रहा है। आगे है सिक्के। सिक्के के बारे में पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो करीब 500 साल चले। आहत सिक्का कितने समय तक चले? लगभग 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण यह आहत सिक्का कहा जाता था। आहत मतलब खोद करके गड्ढा कर दिया जाता था, देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहा गया? आहत सिक्के। और क्वेश्चन क्या बन? सबसे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था। आगे है विनिमय के अन्य साधन। विनिमय के अन्य साधन, विनिमय कहने का मतलब एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ को लेन देन करना, चाहे पैसा से हो या सामान से हो। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। यहाँ एक कविता दिया गया, किस टाइम का है? संगम साहित्य का है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ये कहानी है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत बड़ा ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ों से इसका विनिमय करते थे? वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं? आगे है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो नगर में कौन कौन से कार्य होता था उसके बारे में बताया गया। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। अभी भी वो नगर ही है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। तो क्वेश्चन बनता है कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे।
मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अभी भी है। आगे, मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, छोटा छोटा अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ये सब राजा, रानी, शिल्पकार, अधिकारी, व्यापारी ये सब क्या करता था? मंदिर में दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। आगे, शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। पुरा स्थल मतलब जो प्राचीन जो स्थल था वहाँ से शिल्प के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इसमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरै, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कपड़ा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। मतलब उसका जो समुदाय हुआ करता था, शिल्पकार का समुदाय या फिर व्यापारी का समुदाय, उसको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। शिल्पकार क्या करता था? श्रेणी को ट्रेनिंग देता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। जैसे अभी बैंक है तो वो काम कौन करता है उस टाइम में? श्रेणियां, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ये नियम सूत काटने और बुनने की नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, अक्षम सक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तरके ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था।
पारिश्रमिक मतलब मेहनत के बदले जो पैसा मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उसे औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में अरिकामेडु कहाँ पे? वर्तमान में पुडुचेरी में है। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पत्तन था, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्थ बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता था। आइए अन्यत्र को पढ़ लेते हैं। मानचित्र 6 पृष्ठ 84 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो यूरोप का सबसे पुराना शहर रोम था। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। गंगा के बगल में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं अभी? पटना, प्रयागराज, ये सब कहाँ है? गंगा के तट पर है। कानपुर। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और इसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। आइए तो इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।